नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। एआईएमआईएम के अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक नए विवाद को खड़ा कर दिया है। आज जब वो शपथ लेने के लिए लोकसभा पहुंचे तो उन्होंने शपथ लेने के बाद जय फिलिस्तीन का नारा लगा दिया, जिसके बाद इस पर बवाल हो रहा है। हालांकि प्रोटेम स्पीकर ने इस शब्द को संसद की कार्रवाई से हटा दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से मंगलवार को राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने निचली अदालत के दिल्ली सीएम को जमानत देने के फैसले पर रोक लगा दी है। दिल्ली हाईकोर्ट के ईडी की उस याचिका को स्वीकार कर लिया गया है जिसमें आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत के जमानत आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी। लोकसभा स्पीकर पद पर केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच आम सहमति नहीं बन सकी है। देश में पहली बार स्पीकर पद के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। 26 जून को सुबह 11 बजे स्पीकर के लिए वोटिंग होनी है। एनडीए ने ओम बिरला को ही दोबारा अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं विपक्षी दलों ने के सुरेश के नाम पर सहमति जताई है। के सुरेश ने नामांकन भी भर दिया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने प्रदेश की सत्ता में रही नवीन पटनायक की सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बम फेंककर मेरी हत्या करने की कोशिश की गई थी। मांझी ने खुद को जनता का मुख्यमंत्री बताते हुए सभी के लिए काम करने की बात भी दोहराई। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी गहमागहमी तेज हो गई है। शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने चुनाव आयोग से कुछ सिंबल को वापस लेने या बाहर करने का आग्रह किया है। शरद पवार की पार्टी का दावा है कि कुछ सिंबल्स भ्रामक रूप से उसे ऑफिशियल तौर पर आवंटित तुरा सिंबल के समान है। एनसीपी ने तर्क दिया कि निर्दलीय उम्मीदवारों को तुरी या तुतारी जैसे मिलते जुलते सिंबल को आवंटित करने से पार्टी को काफी नुकसान हुआ और ये सभी को समान अवसर देने के सिद्धांत के खिलाफ है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में भले ही भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे ज्यादा विधायक हो, लेकिन विधानसभा चुनाव में वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेगी। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने फिर से ये बात स्पष्ट कर दी है। 2020 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से एनडीए उम्मीदवार सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनावी मैदान में उतरे थे, उसी तरह इस बार यानी कि 2025 के चुनाव में भी उतरेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में वर्ष 2024-25 के बजट का प्रस्तुतिकरण हुआ। इसके लिए प्रावधानों पर सहमति जताई गई। बैठक में बड़ा निर्णय ये लिया गया कि अब मंत्रियों का इनकम टैक्स राज्य सरकार नहीं स्वयं मंत्री भरेंगे। इस बैठक की जानकारी मंगलवार को कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दी। उन्होंने बताया कि अभी तक सामान्य प्रशासन इनकम टैक्स भरता था। महाराष्ट्र विधान परिषद की 11 सीटों पर चुनाव घोषित कर दिए गए हैं। आज से नामांकन भरे जाएंगे और 12 जुलाई को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। उसी शाम चुनाव नतीजे भी घोषित किए जाएंगे। इस चुनाव में महाराष्ट्र विधानसभा के विधायक मतदान कर विधान परिषद में अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल इस साल 23 नवंबर को समाप्त हो रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बीजेपी मुख्यालय में आपातकाल के विरोध में आयोजित लोकतंत्र का काला दिन कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि हम सब जानते हैं कि 25 जून को हम यहाँ पर काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। इमरजेंसी को याद करने का और प्रजातंत्र का गला घोटने का जो कुत्सित प्रयास हुआ था, उसे जनता के सामने लाने का भाजपा प्रयास कर रही है और सारे देश में इस तरीके का कार्यक्रम कर रही है। केरल में बीजेपी के इकलौते सांसद सुरेश गोपी ने केरल विधानसभा में राज्य का नाम बदलने के प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं कहना है, ये उनकी इच्छा और अधिकार है, वो ऐसा करेंगे। अगर वो वैध है तो ऐसा होगा, ये चर्चा का विषय नहीं है। बीजेपी सांसदों केंद्र में मंत्री सुरेश गोपी ने कहा कि अधिकारी केरल के लोगों की इच्छा का ख्याल रखेंगे। ये तो थी सुर्खी। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। कमेंट में हमारी खबरों और रिपोर्ट्स के बारे में अपनी राय भी जरूर दें। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। लोकसभा में पहली बार स्पीकर का चुनाव वोटिंग के जरिए होगा। एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ही अपना स्पीकर उम्मीदवार उतार दिया है। इंडिया ने तो यहां तक संकेत दिए हैं कि इस बार डिप्टी सीएम स्पीकर का अगर चुनाव होता है तो वो भी सर्वसम्मति से नहीं होगा, यानी 18वीं लोकसभा की शुरुआत ही बड़े टकराव के साथ हो रही है। 18वीं लोकसभा की शुरुआत ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के टकराव के साथ हुई। लोकसभा स्पीकर के चुनाव में पहली बार मतदान के हालात बन गए। विपक्ष की तरफ से पहले दिन से ही मांग की जा रही थी कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव सर्वसम्मति से कराया जाए और यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इस मामले में सर्वसम्मति से तैयार करवाए। लेकिन विपक्ष की मांग को सत्ता पक्ष की तरफ से अनदेखा कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष से स्पीकर पद पर समर्थन तो मांगा, लेकिन डिप्टी स्पीकर पद को लेकर कोई आश्वासन देने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ से लगातार दबाव बनाया जाता रहा कि सरकार डिप्टी स्पीकर के मामले
मामले में भी अपना रुख साफ करे। इस बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का बयान भी सामने आया कि सरकार ने अगर इंडिया गठबंधन की मांग नहीं मानी तो स्पीकर का चुनाव भी सर्वसम्मति से नहीं हो पाएगा। 11:40 तक इंडिया गठबंधन ने सरकार के प्रस्ताव का इंतजार किया और जब सरकार की तरफ से कोई संकेत नहीं मिले तो कांग्रेस के सुरेश ने इंडिया गठबंधन की तरफ से स्पीकर पद के लिए अपना नामांकन कर दिया। तो दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से ओम बिरला ने भी नामांकन किया और अब अगर किसी भी उम्मीदवार ने नामांकन वापस न लिया तो बुधवार सुबह 11 बजे स्पीकर के लिए वोटिंग कराई जाएगी। वोटिंग की पूरी प्रक्रिया प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब की देखरेख में होगी। स्पीकर के चुनाव को अब सरकार के लिए विश्वास मत भी माना जा रहा है, क्योंकि वोटिंग होती है तो ओम बिरला को कम से कम 272 वोट हासिल करने होंगे, नहीं तो यह माना जाएगा कि मोदी सरकार के पास बहुमत नहीं है। विपक्ष के तेवरों से साफ है कि सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। जो परंपरा सदन की है उसे सत्ता पक्ष को स्वीकार करना पड़ेगा। विपक्ष इस बार ताकतवर, इसका एहसास दूसरे दिन सदन के अंदर उसने सरकार को करा दिया। आज भी नए सांसदों का शपथ ग्रहण हुआ। कैसा रहा संसद का दूसरा दिन, देखिए ये रिपोर्ट। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का दूसरा दिन काफी हंगामेदार रहा। बता दें कि संसद में कई नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ली। सत्ता पक्ष के लोगों को विपक्ष ने शपथ के दौरान संविधान की कॉपी दिखाई। जब अरुण गोविल ने शपथ के दौरान जय श्री राम बोला तो विपक्ष ने जय अवदेश का नारा दिया। इसके अलावा एक और मुद्दा सुर्खियों में रहा और वो है ओवैसी का बयान। असदुद्दीन ओवैसी ने शपथ के बाद फिलिस्तीन के समर्थन में नारा दिया। बता दें कि आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी नेताओं ने भी शपथ ली। राहुल गांधी ने सत्ता पक्ष के सांसदों को संविधान की किताब दिखाते हुए शपथ ली। शपथ लेने के दौरान विपक्षी नेताओं के हाथ में संविधान की कॉपी नजर आई। आज शपथ लेने वालों में कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव, टीएमसी महासचिव अभिषेक बैनर्जी, डीएमके नेता कनिग मोझी, पूर्व लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, एएमआई का चीफ असदुद्दीन ओवैसी का नाम शामिल है। बता दें कि 18वीं लोकसभा का पहला सत्र सोमवार को शुरू हुआ। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी समेत कई सदस्यों ने शपथ ली और दूसरे दिन बाकी बचे सदस्यों ने शपथ ली। सांसदों के शपथ के बाद अब बुधवार को स्पीकर का चुनाव होगा। 27 जून को राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा और इसी दिन से राज्यसभा की कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी। विपक्ष के तेवरों से मोदी सरकार मुश्किल में दिखाई दे रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी की राज्य इकाई भी अब मोदी के नाम पर भरोसा करने को तैयार नहीं दिख रही है। महाराष्ट्र में आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राज्य बीजेपी के नेताओं को पीएम मोदी के नाम पर भरोसा नहीं हो रहा है, इसलिए उन्होंने अपनी रणनीति अब बदल दी है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए निराशाजनक रहा, जहां बीजेपी लगातार अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार का नारा दे रही थी, लेकिन इसी नारे ने बीजेपी को इस बार चुनाव में करारा झटका दे दिया। ऐसे में अब बीजेपी का मोदी फैक्टर से मोह भंग हो चुका है। इसीलिए बीजेपी की महाराष्ट्र इकाई ने विधानसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति बदल दी है, जिसमें सबसे पहले बीजेपी गठबंधन के अंदर की कमियां दूर करना चाहती है, क्योंकि महायुति के अंदर ही शिवसेना और अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी में राड़ देखने को मिली है। वहीं बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर भी सहमति बनना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी ने इस बार राज्य के नेताओं को प्रमुखता देने का फैसला किया है। उनके द्वारा सुझाए गए रोड मैप को ही आगे रखा जाएगा, क्योंकि हाल ही में हुई बैठक में बीजेपी नेताओं ने कहा कि केंद्रीकृत राजनीति की वजह से महाराष्ट्र में नुकसान उठाना पड़ा। स्क्रिप्ट केंद्र से आ जाती थी और राज्य में केवल उसका पालन होता था। मोदी फैक्टर को आगे रखा गया और स्थानीय मुद्दों को नजरअंदाज किया गया। ऐसे में विपक्षियों को फायदा मिल गया। इसी के साथ बीजेपी को यह भी एहसास हुआ कि चुनाव से पहले संगठन में कम्युनिकेशन कम हो गया था। कैडर से बिना सलाह लिए उस पर संगठन के फैसले थोप दिए गए, जिसका खामियाजा उन्हें चुनाव में भुगतना पड़ा। तो वहीं बीजेपी के एक सीनियर मंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा सीटों को अब विधानसभा चुनाव के लिए टारगेट किया जाएगा। बीजेपी नेता सभी लोकसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे और गरीबों के लिए रणनीति का प्रचार करेंगे। बीजेपी को भी पता है कि इस बार महाविकास आघाड़ी में कड़ी चुनौती देने वाला है। बता दें कि फिलहाल 288 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी 105 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। ऐसे में सीट शेयरिंग पर सहमति भी आसान नहीं है। बीजेपी को यह भी पता है कि अगर महायुति में फूट पड़ती है तो उसे बैकफुट पर आना पड़ेगा। एक तरफ नरेंद्र मोदी पहली बार विपक्ष के साथ अपने सहयोगी दलों के भी दबाव में दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस दबाव में बीजेपी में टूट पड़ती दिखाई दे रही है। चुनाव नतीजों के बाद से ही बीजेपी की चिंता बढ़ी हुई है। इस बीच शरद पवार के एक बयान ने एक बार फिर महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। तो क्या कहा शरद पवार ने, देखी ये रिपोर्ट।
महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले एनसीपी शरद पवार गुट और अजित पवार खेमे में हलचल तेज है। कुछ दिनों से ऐसी चर्चा है कि अजित पवार गुट के कई नेता शरद पवार गुट के संपर्क में हैं। वहीं जब इस बारे में शरद पवार से पूछा गया कि अजित पवार की पार्टी से अब लोग घर वापसी करना चाहते हैं तो क्या उनके लिए पार्टी के दरवाजे खुले हैं। इस पर शरद पवार ने जवाब दिया कि अजित पवार गुट से ऐसे लोग जिनसे हमारी मदद होगी और जिन्हें वापस लेकर हमारी पार्टी की इमेज खराब नहीं होगी, उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। जिन्होंने पार्टी का नुकसान चाहा उनको हम वापस नहीं लेंगे। बता दें कि आज से कुछ दिन पहले शरद पवार गुट ने दावा किया था कि महाराष्ट्र में अजित पवार के एनसीपी गुट के करीब 10 से 15 विधायक शरद पवार खेमे में के संपर्क में, और ये दावे तब किए जा रहे थे जब कुछ महीने बाद विधानसभा का चुनाव होना है। किसी पार्टी का नाम लिए बिना एनसीपी शरद चंद्र पवार के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा था कि कई नेता उनके संपर्क में है। कुछ दिन पहले शरद पवार के पोते रोहित पवार के एक दावे ने भी महाराष्ट्र का सियासी पारा बढ़ा दिया था। रोहित पवार ने दावा किया था कि अजित पवार की पार्टी एनसीपी के 18-19 विधायक हमारे संपर्क में और वो विधानसभा के मानसून सत्र के बाद कोई भी फैसला ले सकते हैं। इसी के साथ बताते चले कि महाराष्ट्र में कुछ दिनों से ये चर्चा भी है कि राज्य में राजनीतिक उथल पुथल के बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे असंतुष्ट नेताओं को मनाने के लिए जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव में महायुति को कम सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। इसके बाद सहयोगी गठबंधन ने एनसीपी से मांग की थी कि जल्द से जल्द कैबिनेट का विस्तार किया जाए। शरद पवार के बयान के बाद अब अजित पवार मुश्किल में दिख रहे हैं। उनके करीबी शरद पवार की एनसीपी में शामिल होते दिखाई दे रहे हैं, यानी राज्य में एनडीए को कोई राहत नहीं मिलती दिख रही है। तो दूसरी तरफ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई। हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी है। तो क्या कहा हाई कोर्ट ने, देखिए ये रिपोर्ट। मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर रोक बरकरार रखी है। दरअसल पिछले दिनों राव एवेन्यू कोर्ट ने 1 लाख के मुचलके पर केजरीवाल को जमानत दी थी, जिसके बाद इस फैसले के खिलाफ ईडी ने हाई कोर्ट का रुख किया और कोर्ट ने उसी दिन निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी थी। बता दें कि मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस सुधीर जैन की पीठ ने कहा कि निचली अदालत ने सुनवाई के दौरान अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि हमने दोनों पक्षों को सुना, लेकिन निचली अदालत ने ईडी के दस्तावेजों और पीएमएलए की धारा 45 की दोहरी शर्तों पर गौर नहीं किया। दिल्ली के सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने ईडी की ओर से पेश एसएसजी एसवी राजू की दलीलों का उल्लेख भी किया। राजू ने कहा था कि राव एवेन्यू कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि इतने दस्तावेज पढ़ना संभव नहीं है। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि इस तरह की टिप्पणी पूरी तरह से अनुचित थी और यह दर्शाती है कि ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड पर अपना ध्यान नहीं दिया। अब इस मामले में अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी, तो वहीं 26 जून को सुप्रीम कोर्ट में भी केजरीवाल की जमानत को लेकर सुनवाई होगी। हाई कोर्ट के बाद अब केजरीवाल की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर है, जहां 26 जून को सुनवाई होनी है। केजरीवाल की जमानत की संभावना से बीजेपी चिंता में दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ उसकी चिंता अयोध्या ने भी और ज्यादा बढ़ा दी है। पहले ही बारिश ने बीजेपी के विकास की पोल खोल दी। विपक्ष लगातार बीजेपी पर राम मंदिर के उद्घाटन में जल्दबाजी किए जाने के आरोप लगाता रहा और विपक्ष के दावे सच भी साबित हो रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव के चलते राम मंदिर का उद्घाटन जल्दबाजी में तो करवा दिया गया, लेकिन जल्दबाजी में हुए निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर पहले दिन से सवाल थे और अब अयोध्या में हुई पहली बारिश में इन निर्माण कार्यों की पोल खुल गई। जहां अयोध्या स्टेशन की बाउंड्री वॉल ढह गई थी, तो वहीं अब सोमवार को राम मंदिर के मुख्य पुजारी ने राम मंदिर के निर्माण कार्य पर सवाल उठाते हुए कहा कि राम मंदिर की छत से पहले ही बारिश में पानी टपकने लगा, जिसके कारण मंदिर में टॉर्च से पूजा की जा रही है। जिसके बाद बीजेपी विपक्ष के निशाने पर है। तो वहीं अब बारिश के चलते अयोध्या के रामपथ की सड़क धंसने की तस्वीरें भी सामने आ रही, जिसमें सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे दिखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर लोग इन तस्वीरों को शेयर करते हुए बीजेपी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। दरअसल अयोध्या में शनिवार रात हुई बारिश में रामपथ मार्ग और उससे जुड़ी गलियों में काफी जल भराव हो गया। घरों में सीवर का पानी भर जाने के अलावा अयोध्या नगर में रामपथ मार्ग और नवनिर्मित सड़कें कई स्थानों पर धंस गई। सबसे ज्यादा संकट अयोध्या नगर में देखने को मिला, जहां जलवापुर से लेकर हनुमानगढ़ी, भक्तिपद और तेरी बाजार से लेकर अंदरूनी इलाकों में जल भराव की स्थिति बनी रही। जिसके बाद आनंद फानन में अध्याय के महापौर ने डैमेज कंट्रोल किया, लेकिन इस बीच कांग्रेस ने इस मामले को लेकर सत्तारूढ़ बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि अयोध्या के विकास का ढोल पीटने वाली
बीजेपी का मुखौटा राम मंदिर उद्घाटन से ठीक पहले 624 करोड़ की लागत से बने रामपथ में तमाम स्थानों पर सड़क ढहने से उतर गया। यह स्पष्ट हो गया कि चुनावी लाभ लेने के लिए जल्दबाजी में दोयम दर्जे का निर्माण कराकर बीजेपी ने अयोध्या को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया है। अयोध्या के लोगों को भी उनकी जमीन का सही मुआवजा न देकर बीजेपी ने वहां की जनता के साथ सिर्फ अन्याय ही किया है। अयोध्या में बरसात के चलते बीजेपी के विकास कार्यों की पोल खुल गई है, तो दूसरी तरफ दिल्ली बरसात का इंतजार कर रही है क्योंकि उसे पानी की सबसे ज्यादा जरूरत है। पानी समस्या को लेकर अनशन कर रही दिल्ली की जल मंत्री का अनशन भी आज खत्म हो गया। तो आतिशी के अनशन को लेकर क्या कहा आप नेताओं ने, देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली में पानी की किल्लत चल रही है, लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में आए जल संकट को लेकर आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी लगातार 4 दिन से अनशन कर रही थी और उनकी एक ही मांग थी कि दिल्ली के हक का पानी दिल्ली को दिया जाए। उनके मुताबिक जो हमारा एग्रीमेंट है उसके हिसाब से हरियाणा से 613 MGD पानी दिया जाए, क्योंकि ये चुनाव परिणाम आने के बाद से कमा रहा। लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने अनशन खत्म करने का ऐलान कर दिया। दरअसल सोमवार रात आतिशी की तबीयत बिगड़ गई। आप सांसद संजय सिंह ने बताया कि आतिशी की तबीयत करने के बाद उन्हें LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया। वो ICU में है और दवाई शुरू हो गई है। डॉक्टर ने कहा कि जब आतिशी को अस्पताल लाया गया तब उनका ब्लड शुगर केवल 36 तक पहुंच गया था, जो कि काफी चिंताजनक होता है। इसलिए अनिश्चितकालीन अनशन पर विराम लगाया जा रहा है, लेकिन दूसरे तरीकों से संसद में आवाज उठाई जाएगी। मौसम ठीक हुआ है, बारिश हुई है, 10 MGD पानी बढ़ा है, स्थिति बेहतर होगी। पार्टी विपक्षी दलों के साथ संसद में दिल्ली के पानी का मुद्दा उठाएगी। पानी की मांग को लेकर पार्टी के सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखेंगे। तो इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए RTV न्यूज हिंदी। नमस्कार।